हे गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट पे लिखा था कि अब मैं ट्रांसफॉर्मर सेक्टर को एनालाइज करूंगा, तो आप लोगों ने कुछ कमेंट्स में ईपीसी कंपनीज, रॉ मटेरियल कंपनीज, इनके बारे में भी बोला था। उस पे भी एनालिसिस करूंगा, उन पे भी डीप डाइव करेंगे हम लोग। अभी इस वीडियो पे क्या फोकस है कि एक जो पावर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, क्या क्या चीजें इसमें होती है, ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाए कि हम डील किस चीज के साथ कर रहे हैं। एंड दूसरे में हम एक टैरल कंपनी है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, उसका एंड टू एंड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम स्टार्ट किससे करेंगे? बहुत ही बेसिक से, इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी में ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, वोल्टेज और करंट। ठीक है, इनको इनको कैसे समझना है? ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं करंट को। ठीक है, अब लेट्स से कि एक एक लेट्स से जो वायर्स होती हैं, जो जैसे आप ट्रांसमिशन वायर्स, या वो जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी लेके जाती हैं फ्रॉम द पावर प्लांट्स टू योर होम, लेट्स से वो वायर कहीं पे टूटी हुई पड़ी हुई है। ठीक है, उनको हाथ नहीं लगाना होता, बट लेट्स से आपने उसको हाथ लगा लिया, तो ऐसे थी वायर्स। ठीक है, ऐसे, और आपने उसको पकड़ लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। पहले क्या था कि जो फ्लो था वो ब्रेक हो गया, क्योंकि अब यहां से जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो जंप करके तो इस वायर में जाएगी नहीं, वो टूटी हुई पड़ी थी। अब आपने उसको पकड़ लिया, दोनों वायर्स को, तब वो आपके थ्रू फ्लो हो सकती है। ठीक है, पहले केस में ये। दूसरे केस में, इंस्टेड ऑफ योर सेल्फ, लेट्स से कि एक वहां पे वुडन लॉग आ गया, एक लकड़ी का टुकड़ा वहां पे आ गया दोनों वायर्स के बीच में, और दोनों वायर्स उस टुकड़े को टच कर रही हैं। दोनों केस में क्या होगा? वायर सेम है, बट जो मीडियम है, बीच वाला मीडियम है, वो चेंज हो गया, राइट। तो क्या हुआ कि पहले केस में, मतलब क्या होगा कि पहले केस में आपके बॉडी के थ्रू, क्योंकि आपकी बॉडी कंडक्टर होती है, कंडक्टर मतलब वो अलाउ करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो फ्लो हो जाएगा। और दूसरे केस में जो वुड है वो अलाउ नहीं करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड एन इंसुलेटर। ठीक है, तो बेसिकली पहले केस में करंट फ्लो हो रहा था, दूसरे में नहीं हो रहा था। सिंपल। दूसरे केस पे जाते हैं हम। दूसरी चीज जो हमने समझनी थी, वोल्टेज। वोल्टेज को कैसे समझेंगे? अब लेट्स से आपने जैसे ये वायर को पकड़ा हुआ था, राइट, आपने वैसी एक बैटरी जो होती है ना, घर पे सेल होता है छोटा सा, आपने उसको, जो रिमोट्स में यूज करते हैं, आपने उसको पकड़ लिया। पहले केस में जो करंट है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, करंट बहुत ज्यादा होने वाला है। दूसरे केस में करंट ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज कम है एक सेल की। तो बेसिकली ऐसा समझो कि जो वोल्टेज है ना, वो एक पुश है, एक पावर है बिहाइंड द फ्लो ऑफ करंट, एंड जो एक्चुअल जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, उनको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए आपको एक पुश चाहिए, बेसिकली वो वोल्टेज का काम है। और एक्चुअल जो फ्लो है जो इलेक्ट्रिसिटी का, उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को, उसे करंट बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल ऐसा है। अब थोड़ा ओवरव्यू जानते हैं कि अब ये क्यों जरूरी था, ये भी मैं आगे जाके बताऊंगा। बट अब एक थोड़ा ओवरव्यू जानते हैं कि आपका सेटअप दिखता कैसे है। ठीक है, सेटअप ऐसे दिखता है कि जो पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट्स, हाइड्रो, ये सब, ये सिटीज के बहुत बाहर होते हैं। क्यों? इनको जगह ज्यादा चाहिए। थर्मल पावर प्लांट्स के केस में वो बहुत पोल्यूशन करते हैं, तो वो पोल्यूशन जो है वो सिटी में, लेट्स से आप इमेजिन करो आपके घर के साथ एक सोलर पावर प्लांट है जो पूरा दिन धुआं छोड़ रहा है, राइट। आप ऑब्वियसली वहां पे नहीं रहोगे, और एंड वो हैज मतलब अच्छा नहीं है सबकी सेहत के लिए, राइट। तो वो सिटी में नहीं होता, वो सिटी के बाहर होता है। अब सिटी के बाहर से आपको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो कर दिया आपने इसके लिए तो सॉल्व कर दिया कि पोल्यूशन ना हो आपका सिटी के अंदर। बट अब वहां से आपको ऑल द वे, मतलब जो भी सिटी है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी लानी है। तो बहुत ज्यादा दूर सिटी से आपने एक पावर जो है, पावर प्लांट सेटअप किया, पावर जनरेट कर दिया, वो आपको वहां से लेकर आनी है सारी पावर टू द सिटी। ये कैसे करोगे? आप वायर्स के थ्रू करोगे। जो आप अगर सिटी टू सिटी ट्रैवल करो, तो बीच में जो रूरल एरिया आता है, तो आप देखोगे बहुत लंबे लंबे टावर्स लगे होते हैं, राइट। और उनके थ्रू ऐसे जो वायर्स हैं वो जा रही होती हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रही होती है? उनका काम ही ये होता है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रही है फ्रॉम द पावर प्लांट टू व्हाट? टू द सिटीज। ठीक है, अब सिटी में जब वो पावर आएगी तो वो यूटिलाइज होगी। ऐसा मोटा मोटा ये समझो कि ऐसा सेटअप है। तो अब डिटेल में जाते हैं इसमें। सबसे पहले पावर जनरेशन। तो कुछ है सोर्सेज, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, ये जनरेट करते हैं पावर 11,000 वोल्टेज टू 13,000 वोल्टेज पे। तो 11 केवी, अब से मैं बोलूंगा के मतलब 1000 टू 13 केवी जनरेट करते हैं। दूसरा है सोलर, ये जनरेट करता है 11 केवी तक। तीसरा है विंड, ये 690 वोल्ट्स से लेके 3.3 केवी तक। ठीक है,
अगेन अब यहाँ पे हमने पावर जो है वो जनरेट कर दी। अब दूसरा कंपोनेंट आता है ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मर्स है ये पहली जगह यूज हो रहे हैं, वो 2-3 जगह आगे और यूज होंगे। ट्रांसफॉर्मर्स यहाँ पे क्यों यूज आते हैं? देखो, जो आप इलेक्ट्रिसिटी है जो आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो ना, क्योंकि वो वायर के थ्रू जा रही है, ठीक है। अब आप जैसे बल्ब है, आपने घर पे बल्ब चलाया बहुत देर तक, तो वो गर्म हो जाता है ना। आप उसको कभी टच करके देखना, या आपकी जो गाड़ियों की जो हेडलाइट्स हैं वो इतनी देर चल के गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको पावर कर रही है, वो कन्वर्ट हो रही होती है हीट एनर्जी में भी एंड लाइट एनर्जी में भी। लाइट एनर्जी के कारण आपको दिखता है और हीट एनर्जी के कारण वो गर्म हो जाता है, ठीक है। बेसिकली ऐसा है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन हो रहा है आपका पावर प्लांट से ऑल द वे टू द सिटी, यहाँ पे कोई लाइट तो नहीं है, बट यहाँ पे हीट एनर्जी जरूर जनरेट होती है। उससे क्या होता है, उससे आपका पावर लॉस हो जाता है, क्योंकि आपको तो बेसिकली आपने 100 यूनिट्स पावर किया, उसमें से लेट्स से जब आपने ट्रांसमिट किया तो 50 यूनिट्स जो है वो उड़ गया आपका हीट में, और 50 यूनिट्स ही सिटी तक जा पाया, राइट। दैट इज अ बिग लॉस, राइट। तो बेसिकली ये जो लॉस होता है ना, इसका एक ये कैलकुलेट होता है, एक फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का। तो जो पावर है, जो हीट लॉस है, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई क्या है यहाँ पे? करंट, ठीक है। तो अगर आई स्क्वायर आर क्या है? रेजिस्टेंस। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसमें, बस ये समझो कि जितना ज्यादा करंट है उतना ही ज्यादा आपका हीट लॉस होगा, ठीक है। जो पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई, वोल्टेज इंटू द करंट, ठीक है। अब क्या है, जो पावर है आपने वो 30, लेट्स से आपने थर्मल पावर प्लांट किया, वो तो 11 केवी आपने उसको जनरेट कर दिया, ठीक है। अब आपको उस 11 केवी को आपको ट्रांसपोर्ट करना है। आप चाहते हो कि अगर मैंने 100 यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना कम लॉस हो पाए उतना वो वहां जाए, ठीक है। तो अब पावर का फॉर्मूला क्या है? वी आई, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पावर नहीं जनरेट कर रहे हो या कुछ है, तो आप क्या करोगे, जो इसका वोल्टेज है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा लोगे। अब लेफ्ट साइड पे आपका जो कंपोनेंट है वो फिक्स्ड है, तो लेट्स से 100 जो है वो क्या होता है? 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 10। मान लो 10 ही आपकी वोल्टेज थी और 10 ही आपका करंट था। अब आपने वोल्टेज को बढ़ा के 50 कर दिया, तो करंट क्या हो गया? 2। और करंट को हम कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हीट लॉस है वो प्रोपोर्शनल है, वो जितना ज्यादा आपका करंट होगा उतना ज्यादा हीट लॉस होगा। तो आपने हीट लॉस को कम कर दिया बहुत। क्यों? कैसे कम किया? करंट कम करके, ठीक है। तो अगेन समराइज करता हूं, पावर का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। पावर जो है आपकी कांस्टेंट, आप उसको ऊपर नीचे नहीं कर रहे हो, आप वोल्टेज और करंट के साथ खेल सकते हो। आपने वोल्टेज को ज्यादा कर दिया तो करंट कम हो जाएगा, करंट को ज्यादा कर दिया तो वोल्टेज कम हो जाएगा, ऐसे समझो। अब जो दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे पीस में, वो आता है हीट लॉस। हीट लॉस, जितना ज्यादा करंट है उतना ज्यादा हीट लॉस होगा, और आपको ट्रांसपोर्ट करना, और आप नहीं चाहते कि हीट लॉस हो, क्योंकि आप चाहते हो मैक्सिमम एनर्जी वहां जो है सिटीज में जाए। इसलिए आपने क्या किया? आपने जो करंट है आपने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। अब वैल्यू बढ़ा दी तो फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वी आई, वो क्या कहता है कि यहाँ लेफ्ट साइड पे तो पी तो कांस्टेंट है, अब जो आई है वो आपने बढ़ा दिया है, तो आपके वी को जो आई है वो आपने कम कर दिया, तो आपके वी को बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आपने वी को बढ़ा दिया और आई को कम कर दिया। और एग्जैक्टली यही चीज जो है ये कौन करता है? ये ट्रांसफॉर्मर्स करते हैं, ठीक है। तो आपने जो वोल्टेज है, फाइनली क्या हुआ, आपने 11 केवी पे जनरेट की वोल्टेज, बट आपने उसको बहुत ज्यादा वोल्टेज पे आपने उसको इंक्रीज कर दिया, ताकि करंट बहुत ही कम हो और हीट लॉस बहुत कम हो, बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये होता है ट्रांसफॉर्मर का। तो अभी यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, वोल्टेज आपने इंक्रीज की, तो इट विल बी कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। एंड क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये बिल्कुल आपके पावर प्लांट के साथ में होगा, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि वो पावर प्लांट के साथ में उसकी फंक्शनिंग में यूज आएगा, ठीक है। तो इनका काम क्या है ट्रांसफॉर्मर्स का? मिनिमाइज करते हैं लॉस। ये जो 11 केवी आपने थर्मल से निकाला या सोलर पावर प्लांट से निकाला, ये इसको पता है कितनी वैल्यू पे लेके जाते हैं? 400 केवी तक। तो 11 से लेके 400 केवी तक, ऑल द वे अप टू 400 केवी तक ही लेके जाएंगे, ठीक है। इन्हें कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो वोल्टेज को बढ़ाएं। और ये पावर ट्रांसफॉर्मर्स भी हो गए, क्योंकि ये पावर यूनिट के आपके जस्ट साथ हैं। ये एक बहुत ही मतलब बड़े, बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये ऐसी एक जगह पे नॉर्मल सा नहीं पड़ा होता है, ये एक यूनिट होता है, एक जगह होती है सब स्टेशन जिसको कहते हैं, वहां पे आपका ये ट्रांसफॉर्मर आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मर है ऑब्वियसली, क्योंकि आप 11 केवी वोल्टेज के साथ जो है डील कर रहे हो और उसको आप बढ़ा के 400 केवी कर रहे हो, तो आपको हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर यहाँ चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वोल्टेज है जो हम बात कर रहे हैं। तो हाँ, तो ये था ट्रांसफॉर्मर। तो आपने पावर जनरेट कर दी, आपने उसकी पावर की जो वोल्टेज है वो बढ़ा दी, ताकि आपका हीट लॉस कम हो।
अब आता है ट्रांसमिशन लाइंस। बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइन है, अब आपको पता चल रहा है कि क्यों वो जो टावर्स हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं, जमीन से इतने ऊपर होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हाई वोल्टेज लाइंस है। अगर कुछ जमीन पे ऐसा अगर कुछ हो जाए वायर्स के साथ कि वायर्स खुल जाएं, राइट, और कोई भी चीज उसके साथ कांटेक्ट में आएगी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्टेज है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें लाइक आपके पोल्स आ जाते हैं, केबल्स आ जाती हैं, अंडरग्राउंड केबल्स भी आती हैं। तो ये सब होता है, ठीक है। फाइनली आपने जो पावर है वो बना ली, आपने उसको वोल्टेज को है जो बहुत बढ़ा दिया, और आपने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया टू द सिटी। अब सिटी में आपका यूज क्या है? हमें तो यार बल्ब जलाना है, बट वो 400 किलोवाट पे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेटिंग तो बहुत ही कम होती है। वो आई थिंक वो सिंगल डिजिट वोल्ट्स में होता है, या डबल डिजिट वोल्ट्स में हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता है। आपने तो कुछ 400,000 केवी पे बोल दिया, और मैं कह रहा हूँ वो 100 वोल्ट से भी बहुत कम में होता है जो बल्ब है। तो क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो सड़ जाएगा। आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इतनी वोल्टेज पे काम नहीं करता। अब आपको क्या करना है? अपने हीट लॉस के लिए वोल्टेज तो बढ़ा दी, बट आप यूज उसको कर ही नहीं सकते। यूज करने के लिए आपको वो वोल्टेज को फिर से कम करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कम करने के लिए आपने जैसे वोल्टेज जब बढ़ाई थी, यू यूज्ड अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। कम करने के लिए आप जो यूज करोगे उसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये भी अगेन आपकी सिटी के सबस्टेशंस होते हैं, ये वहीं पे पाया जाएगा। और ये जो है ये 400 केवी को और कम करके 33 केवी इसके पास पास ले आएगा। अब ये जो वोल्टेज लाइंस हैं ये जाएंगी आपके क्या कहते हैं वो सब स्टेशन से टुवर्ड्स योर लोकेलिटीज तक। जब ये जो वायर्स हैं ये जाएंगी, ये वहां पे भी ट्रांसफॉर्मर होगा। जैसे मेरी जो लोकेलिटी थी उसमें एक ट्रांसफॉर्मर था, वो ये 33 केवी को और कम कर देगा, ताकि आप इसको यूज कर पाओ अपने घर पे, ठीक है। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है या डिस्ट्रीब्यूशन जो लास्ट वाला जो पार्ट आया, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है टू लोकेलिटीज। यहाँ पे एक और कंपोनेंट आता है, एक इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मर का। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में जो वोल्टेज यूजेज है वो बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू हाउस होल्ड यूजेज। तो एंड में जो गेम है, जब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी वो आ चुकी है सिटी में, द गेम इज ऑल अबाउट अब आपकी यूजेज क्या है। घर में यूज है तो आपको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, अगर इंडस्ट्रियल यूज है तो आपको स्टेप डाउन करना है, बट इतना ज्यादा नहीं करना है। बेसिकली डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्रियल यूजेज क्या है, ठीक है, उस पर। तो हाँ, बेसिकली ये जो वोल्टेज है, जो फाइनल जो हमने सीन बताया कि स्टेप आपने पावर जनरेट कर दी, जो पावर है वो स्टेप अप होगी, वोल्टेज स्टेप अप होगी, ट्रांसमिट हो गया, आपका सब स्टेशन में आ गया सिटी के, वो स्टेप डाउन होगी फ्रॉम 400 केवी टू 33 केवी। इसके बाद ये आपकी लोकेलिटी वाले ट्रांसफॉर्मर में आया, उसने उसको और कम कर दिया। कितना? उसने उसको 230 वोल्टेज इतनी लाइन पे वो उसको ले आया, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो ये आपके घर पे आएगी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और आप इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये होता है पूरा सेटअप इस चीज का। स्टार्टिंग ऑफ विद दी वेरी कॉम्प्लेक्स, आपने जो पावर प्लांट्स लगाए, आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, फिर ट्रांसफॉर्मर्स, फिर ट्रांसमिशन लाइंस, फिर आपका एक सब स्टेशन आता है सिटी का, फिर आपका लोकल ट्रांसफॉर्मर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, एंड फाइनली टुवर्ड्स दी एंड आपका क्या कहते हैं घरों में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जो अब इसमें ये तो पूरा हमने वैल्यू चेन डिस्कस कर लिया। इसमें एक दो और न्यूआंसेस हैं और कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स भी हैं जिसको डिस्कस करेंगे। पहले एक न्यूआंस को करते हैं। तो जो करंट है ना, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, वो दो टाइप का होता है, एसी करंट और डीसी करंट, ठीक है। आप ऐसे समझो, मतलब मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगा, बट आप जो डीसी करंट है ना, जो एसी करंट है, बेसिकली उसके ना दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रिएक्टिव पावर और एक होता है एक्टिव पावर। तो ऐसे समझो, आपने जो एक्टिव पावर है वो आप उसको एक्चुअल में यूटिलाइज कर सकते हो टू लाइट अप द बल्ब्स, टू यूज, मतलब तो बेसिकली फ्रिजेस वगैरह, फैंस वगैरह आप एक्टिव पावर से यूज कर सकते हो। हाउएवर जो रिएक्टिव पावर है, तो आपकी एसी करंट के कारण जो पावर होती है उसके दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, रिएक्टिव, एक्टिव। आप रिएक्टिव को यूज नहीं कर सकते, एक्टिव को आप यूज कर सकते हो। बट फिर रिएक्टिव का यूज क्या वो यूजलेस है? नहीं, वो यूजलेस नहीं है। ऐसा समझो कि पेंडुलम है एक, ठीक है। जो पेंडुलम होता है, जैसे पुरानी जो घड़ियां होती है उनमें पेंडुलम होता था, आपने उसको ऐसे धक्का मार दिया तो ये जो पेंडुलम है ये जाके यहाँ पे रुक गया, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऊपर और नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये ऊपर गया ना, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसके कारण ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो देयर इज सम एनर्जी स्टोर्ड विद इन दिस। जो आपकी पहले आपकी एनर्जी थी कौन सी?
आपकी थी लाइक मूविंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थी, ऊपर जाके स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बन गई, अब यहाँ से ये नीचे आएगा। तो बेसिकली अगर ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें ना हो तो वो नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको आप ऐसे समझो कि ये रिएक्टिव पावर भी है, कि ये आपके क्या कहते हैं सिस्टम ताकि वर्क करता रहे, ये उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर भी इसके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, लेट मी सी, अगर मैंने कुछ कर दिया है, ठीक है। तो वो आप जो रिएक्टिव पावर है, आप उसको फाइनली ऐसे समझो कि वो पेंडुलम को घुमा लाइक पुश करने के लिए वो काम नहीं आएगी। जब आपने पुश किया तो वो लाइक मतलब वो उसको पुश नहीं करेगी, वो उसको आगे पीछे नहीं भेजेगी। हाउएवर वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है कि आपका जो पूरा क्या कहते हैं सेटअप है वो काम करता रहे, ठीक है। अब आते हैं हम स्पेशल कंपोनेंट्स पे। पहला है रिएक्टर्स। रिएक्टर्स क्या करते हैं, ये जो रिएक्टिव पावर है बेसिकली इसको मैनेज करना इनका काम है, और ये बहुत जरूरी है। अगर आपका रिएक्टिव पावर चले जाएगा तो पूरा ग्रिड उड़ जाएगा, ठीक है। ये कंट्रोल करते हैं वोल्टेज को इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन बेसिकली। ये दे आर फाउंडेड इन, दे आल्सो फाउंडेड इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आपके ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, एंड क्या कहते हैं ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, रेक्टिफायर्स। ये कन्वर्ट करते हैं आपके एसी करंट को टू डीसी करंट में। तो आपने अपने चार्जर्स देखे होंगे, वो एसी चार्जर वगैरह जो पहले बचपन में आता था, या आप अभी भी अगर अपने फोन चार्जर्स को यूज करते हो या लैपटॉप चार्जर्स को यूज करते हो, तो उसमें क्या आता है, उसमें एसी टू डीसी जो करंट आता है, आपका एसी करंट आ रहा है, उसको डीसी करंट में ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। तो डीसी जो है वो रिक्वायर्ड होता है इंडस्ट्रियल यूज में, वहां पे भी आपको डीसी कन्वर्टर मिलेगा, मतलब रेक्टिफायर मिलेगा। एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। तो एचवीडीसी क्या है, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लाइंस। तो हमने जो भी अभी बात की वो इससे पहले वो सारी ऑल्टरनेटिंग करंट पे थी। जो पूरा आपका पावर ग्रिड है ये किस पे चल रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट पे चल रहा है। However, there is also a thing called direct current। तो आपका जो लाइंस जो हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो डायरेक्ट करंट के थ्रू भी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, एंड दैट इज मोर एफिशिएंट कंपेयर टू एसी करंट। हाउएवर ये ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है बेस्ड ऑन योर एसी क्या कहते हैं एसी करंट। जो डीसी करंट के लिए जो आपको मतलब कंपोनेंट चाहिए थे, वो अभी तक बहुत ही रिसेंटली, आई थिंक 20th सेंचुरी जो 1990 समथिंग में जाके वो जो है वो एस्टैब्लिश हुए, उससे पहले वो नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जितना भी जो आपका जो ग्रिड सिस्टम था, वो सारा ही पहले से एस्टैब्लिश्ड है, वो एसी करंट पे एस्टैब्लिश्ड है। डीसी करंट के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकते हो, बट द रीजन व्हाई इट्स नॉट ट्रांसमिटिंग, व्हाई दिस इज नॉट डन, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, जो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन में भी रेक्टिफायर्स को हम यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर्स अगेन करते क्या है, कन्वर्ट करते हैं एसी टू डीसी, इंडस्ट्रियल यूजेज में आता है, एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइंस में आता है। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा फोन, मोबाइल चार्जर्स आपके में काम आता है। एसीज होगी, वॉशिंग मशीन्स होगी, फैंस होगी, ये सारे एसी करंट को यूज करते हैं आपके जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में से। हाउएवर आपका जो फोन है, मोबाइल चार्जर्स है, डीसी करंट को यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स है वो स्टैटकॉम है। स्टैटकॉम क्या है कि वो अगेन रिएक्टिव पावर को मैनेज करेगा, उसको एडजस्ट करता रहेगा ताकि आपकी ग्रिड जो है वो फंक्शन करती रहे, ठीक है। अब हमने पूरा समझ लिया कि कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, फाइनली वो आपके घर पे कैसे आता है। अब थोड़ा समझते हैं कि रीजन क्या है यहाँ पे बूम का इसमें इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। सबसे पहले क्या है, आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो जो है वो उसका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन होने से क्या हो रहा है कि आप नए नए सोलर प्लांट्स तो लगा रहे हो, बट अगेन जैसे हमने बात की कि आपने ट्रांसफॉर्मर तो आपने पावर तो बना दी, हाउएवर जनरेट कर दी, बट आपको उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको किसकी जरूरत है, ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत है, ठीक है। तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन द ग्रिड। तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन वहां पे उसके कारण आपको क्या है, उसको इंटीग्रेट करना है ग्रिड में, उसके कारण एक पुश है।
सेकंड चीज जो है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, वो क्या है कि जैसे सोलर प्लांट्स हैं वो डीसी करंट में प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। हाउएवर जैसे हमने डिस्कस किया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड किस पे है, आपका एसी करंट पे। तो वहां पे एक ट्रांसफार्मर आपको लगाना पड़ता है विच इज कॉल्ड इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर, आईडीटी ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं, जो कन्वर्ट करता है ये जो डीसी करंट है इसको, डीसी करंट वाली जो पावर है उसको एसी करंट में वो ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये भी उसका फंक्शन है। तो यहाँ पे भी आपके जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो यूज हो रहे हैं। तीसरा, अर्बनाइजेशन हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी भेजने की कोशिश है गवर्नमेंट की, तो उसके कारण भी आपको ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेटअप तो चाहिए ही आपको। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, न्यू इंडस्ट्रीज आ रही हैं जैसे डेटा सेंटर्स जो बहुत ही पावर हैवी हैं, उनको बहुत इलेक्ट्रिसिटी मतलब उनको सस्टेन्ड एंड मतलब एफिशिएंट सप्लाई चाहिए, उसमें भी यूज आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स भी कर रहे हैं, जैसे हमने बात की थी एचवीडीसी लाइन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है, बट करंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ही किस पे बना हुआ, एसी करंट पे। तो आपको अब जो आप मतलब कहीं कहीं धीरे धीरे आप अपग्रेड करने लगे, तो वो भी चीजें आ रही हैं। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका यूजेज है। तो ये है रीजंस ऑफ बूम। पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर, अब हम बात करते हैं, हमने सारी बात कर ली कि रीजन ऑफ बूम क्या है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसफॉर्मर पे आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर के क्या क्या पार्ट है? सबसे पहले होता है उसका कोर एंड वाइंडिंग्स। ठीक है, मैं कमेंट्स में उसकी फोटो ट्रांसफॉर्मर की डाल दूंगा, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि कोर एंड वाइंडिंग क्या है। बेसिकली जो कोर है आपका वो सीआरजीओ स्टील से बना होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है कोल्ड रोल्ड, उसके आगे मैं सॉरी मेरे दिमाग से स्किप कर गया, आई विल राइट दैट डाउन एज वेल। कोल्ड रोल्ड ग्रेन्ड ओरिएंटेड स्टील, ऐसा कुछ होता है इसका फुल फॉर्म। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं डाल दूंगा कमेंट्स में। तो कोर एंड वाइंडिंग्स जो है ये होती है बेसिकली कॉपर वायरिंग्स होती है। एक बेसिकली समझो आपका एक हॉलो स्ट्रक्चर है, ऐसे स्क्वायर स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका सीआरजीओ स्टील से बना है, उसके आसपास वायर्स आपने लपेटी हुई हैं। ठीक है, वो कॉपर वायर्स वगैरह होती हैं। इंसुलेशन होता है इसमें, कूलिंग एंड सेफ्टी, क्योंकि अगेन आपका जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी का काम है हीट प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पे तो इतनी हाई वोल्टेज से खेल रहे हो, डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस होगी। आपको यहाँ पे चाहिए है कि कूलिंग एंड सेफ्टी यहाँ पे सिस्टम रहे। ठीक है, कूलिंग इसलिए क्योंकि अगर इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा कि आपने उसको जिसमें इंक्लोज किया हुआ है जिस मेटल में, वही पिघल जाएगा, तो क्या ही बचेगा, राइट। तो ये है। इसके अलावा कनेक्शन होता है इनका एक्सटर्नल सर्किट में। तो जो ट्रांसफॉर्मर है आपने कन्वर्ट कर दी पावर टू अ हायर वोल्टेज या लोअर वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन द यूज, बट आपको उसको आगे एक्सटर्नल सर्किट में भी कनेक्ट करना है। तो ये भी चीजें होती हैं, इनको बुशिंग्स कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हाँ ये जो सारी जो कंपोनेंट्स है ये डिसाइड करते हैं कि आपकी वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होगी ट्रांसफार्मर की, एंड उसमें बेसिकली मार्जिन्स क्या होंगे। ठीक है, इस पे भी डिटेल में बात करेंगे धीरे। तो सेकंड, अब हमने ये तो बात कर ली कि उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। सीआरजीओ स्टील जो है ये कोर बनाता है एक ट्रांसफार्मर का। ये पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज होता है। अगेन आपका जो कोर है जिसके अराउंड वायर जो वाइंडेड है वहां पे यूज होगा। दूसरा आपका वाइंडिंग मटेरियल, कॉपर और एल्यूमिनियम से वायर्स बनती हैं। तीसरा आपका इंसुलेटर मटेरियल, यहाँ पे आपका सॉलिड जैसे पेपर हो गया या प्रेस बोर्ड्स हो गए, ये यूज होते हैं। एंड लिक्विड में ऑयल यूज होता है। ठीक है, आपका चौथा है यहाँ पे बुशिंग, जो एक्सटर्नल सर्किट पे करेगा। अगेन आप वीडियो जो है कमेंट सेक्शन पे मैं अटैच कर दूंगा, आप सब समझ आ जाएगा उससे। एंड देन टैंक एंड कूलिंग सिस्टम जो है, बेसिकली आप जो ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा तो उसके आसपास एक केसिंग होती है, उसको टैंक कहते हैं, और उसके अंदर का कूलिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑब्वियसली ताकि वो टेम्परेचर इतना ना बढ़े। जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग ट्रांसफॉर्मर डिजाइन, वो है सबसे पहले तो आपका नेचर ऑफ लोड। अब हमें ये समझना जरूरी है कि फैक्टर्स अफेक्ट क्या करते हैं, क्योंकि अगेन ये मार्जिन से लिंक होगा या आपकी यूज केस से लिंक होगा। तो फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर डिजाइन? नंबर 1 है नेचर ऑफ लोड, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज करोगे। दूसरा है वोल्टेज लेवल्स, तो पावर सोर्स से जो वोल्टेज आ रही है कंपेयर टू आपको एंड सोर्स पे क्या वोल्टेज भेजनी है उसमें। ठीक है, तो बेसिकली अगर 440 किलो वोल्ट की आपके पास पावर आ रही है बट आपको भेजनी है एक जगह 260 वोल्ट है, तो आप एक क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मर लगाओगे। वर्सेस लेट्स से आपकी पावर सोर्स से 11 केवी पे रही है बट आपको उसको इंक्रीज करना है 40 केवी पे, या आपको उसको इंक्रीज करना है 440 केवी पे, तो आप दूसरा ट्रांसफॉर्मर यूज करोगे। इसके अलावा कूलिंग रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन योर वोल्टेज यूज, जो आप जो कूलिंग है आप उसको चूज करोगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को पुट इन करोगे कि अगर आपका थोड़ा कोस्टल एरिया में है तो वहां पे आपकी करोशन ज्यादा होगी। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर जो है, आप कहाँ पे किस एरिया में रह रहे हो, आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। एंड एफिशिएंसी रिक्वायर्ड, ये सब आता है।
ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मर कंपनीज है, आप अगर इनको थोड़ा एनालाइज करोगे, इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थोड़ा जाके देखो, जो H2 है ना वो 1.5 टाइम्स से लेके 2 टाइम्स होती है H1 की। तो H1 इज हाफ वन ऑफ फिस्कल ईयर और वट एवर फिस्कल ईयर, तो पहले जो 6 महीने होते हैं, जो दूसरे 6 महीने होते हैं, कहने का मतलब कि वहां पे जो रेवेन्यू या जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है या कुछ भी है, वो आपका 1.5 टू 2 टाइम्स के आसपास होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और कंपोनेंट है। तो देखो, अभी आप अगर आपको लाइट चलानी है तो आप क्या करोगे, आप स्विच ऑन ऑफ कर दोगे। बट ये जो सारा कंपोनेंट, ये जो सारा इकोसिस्टम है जहां पे आपको इतनी हाई वोल्टेज लाइन से डील करना है, इतनी हाई वोल्टेज से डील करना है, तो स्विच नहीं होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कंट्रोल पैनल पूरा। तो वो कंट्रोल पैनल भी जो है वो इसी चीज में आता है। और ये एक कंपनी है डैनिश पावर, और भी काफी कंपनीज हैं, वी डील वगैरह, ये सारी भी ये बनाती हैं। तो हमारी डिस्कशन में आ भी जाएगा वो बाद में। एंड हाँ, तो दिस इज अबाउट दैट, दिस इज अबाउट इट। यही मतलब हमने डिस्कस करना था, मेरे को डिस्कस करना था पावर ट्रांसफॉर्मर पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के बारे में, कि हमने पूरा उसको देखा कि क्या सेटअप है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, ट्रांसफॉर्मर्स कहाँ पे आते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स के अलावा कौन कौन से स्पेशल कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये सारे भी ये कंपनीज बनाती हैं। ट्रांसफॉर्मर के विद इन जाके हमने देखा कि इसमें कौन कौन से आपके रॉ मटेरियल पार्ट्स है। पहले बात तो इसके पार्ट्स क्या हैं, उस पार्ट्स के लिए रॉ मटेरियल कौन सा यूज होगा, फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स को, एंड फाइनली हमने ये भी देखा था कि रीजंस ऑफ बूम क्या है इस स्पेस में। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कंपनी एनालिसिस से फाइनली। तो टैरल पे जाएंगे सबसे पहले। द कंपनी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। पहले थोड़ा मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल की, एंड फिर कौन पीपीटी एंड कॉन कॉल हाईलाइट्स। तो सॉरी, नंबर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। मार्केट कैप 13,000 करोड़, सेल्स इन Q3 ऑन अ ईयर लेवल। अब Q3 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। ये जैन फेब मार्च इनका Q1 है, फिर उसके अगले 3 महीने Q2 एंड सो ऑन। यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, वो मार्च अप्रैल मई को अपना Q1 मानती है, वो फिस्कल ईयर है, ये कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहे हैं। तो सेल्स इन Q3 ऑन ईयर लेवल 80% से बढ़ी, ये फिगर Q2 में इनके लिए 103% था। पैट इन Q3 ऑन ईयर लेवल 23 टाइम्स बढ़ा, ये फिगर पिछले क्वार्टर में 268% था। ठीक है। तो मतलब इनक्रेडिबल नंबर्स तो है ही है। ईपीएस जो है वो 25 टाइम्स बढ़ा इस बार। आपका जो एबिटा मार्जिन है वो 15% है, कंपेयर टू लास्ट ईयर आउट 17.7%। पैट 9.7% है और लास्ट ईयर में 0.7% था, इसलिए आपने देखा कि पैट में बहुत ज्यादा जंप आया। ठीक है। जो सेल्स ग्रोथ है वो तो आप देख ही रहे हो कि 80% है, पिछले क्वार्टर में 103% थी। तो जब इतनी ज्यादा सेल्स ग्रोथ होती है, कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जो मार्जिन है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि बल्क में आप ऑर्डर जो है वो आपका कस्टमर आपसे ले रहा है, ऐसे समझो। ठीक है। तो जब भी आप कभी किसी ग्रोसरी स्टोर में जाओगे, आप बल्क में कुछ खरीदोगे तो आप डिस्काउंट मांगोगे। ऐसे ही जैसे अगर इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आप सोच सकते हो कि कंपनीज बल्क में इनसे सामान उठा रही है, तो थोड़ा डिस्काउंटेड में जा रहे हैं, या फिर मतलब जा सकती हैं, ऐसा है। दूसरा रीजन ऑब्वियसली हो सकता है इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो गया, और पहले ये जो ट्रांसफॉर्मर बेच रहे थे वो ऐसे थे जो बहुत ही हाई वोल्टेज वाले थे, उनमें इनका क्या क्या कहते हैं, इनका मार्जिन ज्यादा था। फिर इन्होंने ऐसे ट्रांसफॉर्मर इस साल ऐसे बेचे जिनका मतलब जो इनका रेवेन्यू था उसमें कॉन्सेंट्रेशन दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स का ज्यादा था, जहां वोल्टेज इतना स्पाइक नहीं है, मतलब ज्यादा हाई नहीं है, तो वो इतने वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है वहां पे बहुत सारे और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो इनके पास वो एज नहीं है। ठीक है। बिजनेस मॉडल पे जाते हैं। एज द नेम सजेस्ट, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। ये जो है कंपनी, ये ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है एंड रेक्टिफायर्स बनाती है। हमने रेक्टिफायर्स जो है वो हमने पढ़ा था, सॉरी मैं एक बार नोट्स खोल लूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, रेक्टिफायर्स क्या है, जो कन्वर्ट करते हैं एसी टू डीसी करंट में। ठीक है। इसके अलावा हमने रिएक्टर्स भी पढ़ा था, जो मैनेज करते हैं रिएक्टिव पावर को और कंट्रोल करते हैं वोल्टेज को इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है। तो ये तीनों कंपोनेंट बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स एंड देन रिएक्टर्स। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो अब कैपेसिटी, इनकी पहले ऑर्डर बुक पे बात करते हैं। इनकी ऑर्डर बुक क्या है, 3500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। H1 में इन्होंने 783 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू किया। ये जो 3500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, इसमें 10% जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं। 65% इनकी जो ऑर्डर बुक है वो पावर ट्रांसफॉर्मर बना रही है, अगेन जो आपकी पावर जनरेशन यूनिट्स हैं उसके पास थी। 29% इनका रेवेन्यू रिएक्टर से आता है। आपका रिएक्टर क्या है, ये मैनेज करता है रिएक्टिव पावर को। इसके अलावा 6% ये स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर भी बनाते हैं, तो इसके अलावा ये लाइक बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में नहीं है। ठीक है।
46% ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट के बेसिकली जो कंपनीज हैं वहां से इनके लिए ऑर्डर आता है, 11% स्टेट एंड 43% इंडस्ट्री लाइक प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। 18,500 करोड़ जो है अंडर नेगोशिएशन है, 25 से 30% जो है इनका मतलब वो रन रेट रहता है कि इतना अगर हम बिड करेंगे 100 रुपीज के लिए तो हमें 25 या 30 रुपीज के ऑर्डर तो मिलेंगे ही, ठीक है। जो ऑर्डर बुक है अगेन 3500 करोड़ है वर्सेस जो लास्ट क्वार्टर में 2926 करोड़ थी। तो और ये जो 3500 करोड़ ऑर्डर बुक है ये अगले 18 मंथ्स में एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनकी कितनी है, 40,000 MVA। तो हमने जब पावर का फॉर्मूला पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज का क्या यूनिट है, V। करंट का क्या यूनिट है, A, मतलब एम्पियर्स। तो पावर का क्या यूनिट हो गया, VA। तो MVA का क्या जो MVA है उसका क्या मतलब हो गया, मेगा वोल्ट एम्पियर। तो 40,000 मेगा वोल्ट एम्पियर की इनकी कैपेसिटी है। तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग कि जो ये ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो 40,000 MVA को MVA वर्थ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ पावर को हैंडल कर सकते हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। 1 MVA जो है बेसिकली आप लगा लो वो 1000 घरों को जो है वो आपको मतलब वो सफिशिएंट रहता है। तो जो 1 MVA वो 1000 घरों के लिए सफिशिएंट रहता है। ये 40,000 MVA बना रहे हैं, ठीक है। यस इसके अलावा इनकी जो स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी जो है वो है कॉम्प्लेक्स वेराइटी, जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स एंड हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स की। जो लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स है ना वो बहुत लोग बना रहे हैं, बहुत कंपनीज बना रही है, बट ये जो स्पेशलिटी है वो कहाँ आ रही है, वो हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्पेशल एप्लीकेशन के लिए जो ट्रांसफॉर्मर्स यूज हो रहे हैं उनके अंदर है। न्यू एडिशंस इनमें क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ 15,000 MVA जो ये ऐड कर रहे हैं। तो 15,000 मेगा वोल्ट एम्पियर को ऐड कर रहे हैं, इनका 40,000 ऑलरेडी था। तो आप लगभग लगा लो लाइक क्या कहते हैं 30-40% के आसपास कैपेसिटी जो है वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टार्ट हो जाएगी कमर्शियल प्रोडक्शन जैन ऑफ 25 में। फुली ऑटोमेटेड रेडिएटर जो है, अगेन ये रेडिएटर तो बना ही रहे हैं, इसमें बेसिकली ये कूलिंग में काम आएगा। जो रेडिएटर हमने बात की थी कि कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, सिस्टम चाहिए एक ट्रांसफार्मर को, तो ये वहां पे भी है, ये रेडिएटर भी बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसकी फैसिलिटी जो है अप टू 765 किलोवोल्ट जो है वो स्टार्ट हो गई है, वो स्टार्ट कर दी है। टैंक फैब्रिकेशन जो है वो ये पहला यूनिट जो फर्स्ट फेज है ऑपरेशनल कर देंगे मार्च 25 से। टैंक फैब्रिकेशन क्या है, अगेन जो ट्रांसफॉर्मर जिस केस में पड़ा होता है उसको टैंक बोलते हैं, तो उसका फैब्रिकेशन भी कर रहे हैं। बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। टारगेट क्या है इनका, 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनको करनी है Q1 26 तक, मतलब आपका अप्रैल मई जून ये वाला जो क्वार्टर है यहां तक इनको 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन करनी है। इसके अलावा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ है इनकी एट डिफरेंट स्टेजेस, एट एडवांस स्टेजेस। $1 बिलियन का इनका रेवेन्यू है नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब कि 8300 करोड़ का इनका टारगेट है। फिस्कल ईयर 24 में इन्होंने 1300 करोड़ ही किया था, ठीक है। 85% कैगर है इसका मतलब, 85% से रेवेन्यू बढ़ेंगे इनके नेक्स्ट 3 ईयर्स में। जो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मर है इसकी जो कैपेसिटी है ये बढ़ाएंगे बाय दिसंबर 24, ठीक है। अब आप इसमें ये देखना कि ये जो कंपनी है, अगर आप इनका बैलेंस शीट एनालाइज करो तो आपको डेटर डेज जो है हाई मिलेंगे, मतलब आपको रिसीवेबल्स हाई मिलेंगे, आपको इन्वेंट्री डेज हाई मिलेंगे, आपको जो डेज पेबल है वो भी कुछ कंपनीज के लिए हाई मिलेंगे। अब ये है क्या, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अगेन आप देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करने का क्या मतलब है कि आप जब ऑर्डर बना रहे हो तो उसी वक्त पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट थोड़ी देर बाद होगा। तो उनको अपने चेक्स करने होते हैं, सब करना होता है, फिर पास कराना होता है सारा बिल, तो इसके कारण जो है इसमें टाइम लगता है। तो आपका जो डेप्टर डेज है वो थोड़े हाई रहते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री डेज भी हाई रहते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा रॉ मटेरियल अपने पास रखना चाहते हो, तो इन्वेंट्री डेज, तो ये हाई एक वर्किंग कैपिटल बिजनेस है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है बेसिकली, ठीक है। इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 338 करोड़ से बढ़ के आई थिंक 2100 करोड़ के आसपास आ गया था। ये इनका बेसिकली जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है ये बढ़ा। अब ये बढ़ने से मतलब 3.38 करोड़ से बढ़ के 21 करोड़ पे है, नॉट 2100। तो ये बेसिकली क्या आपको बैलेंस शीट में जब ये फिगर आता है तो इसका क्या मतलब है, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने बोला ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन पे, कितना 30-40% ऐड करने वाले हैं, और ये जनवरी 25 तक शुरू हो जाएगा, ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है।
तो ये इन्होंने बोला था। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है ट्रांसफॉर्मर्स केस में कि ऑर्डर्स की कमी बिल्कुल नहीं है, अगले 5-6 साल तक ऑर्डर्स की कमी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी। तो यहाँ पे जीतेगा कौन? यहाँ पे जीतेगा वो जो आपका जो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें वो कंपनी चाहिए जो रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ाए, जो प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ाए और ईपीएस बहुत तेजी से बढ़ाए मेनली, राइट। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या? हमें ऐसी कंपनी चाहिए क्योंकि ऑर्डर बुक ऑलरेडी इन कंपनीज की बुकड है। ये सारी कंपनीज यूजुअली बुकड है, जितनी भी कंपनीज मैंने देखी हैं अभी तक ज्यादातर कंपनीज बुकड है। हमें एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो ऐसा कर पाए कि वो कैपेसिटी एडिशन जो है वो जल्दी से जल्दी कर पाए। जल्दी से जल्दी करेगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, बेसिकली उसका रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो हमें तो यही केस चाहिए, राइट। तो आपको इसके क्या कहते हैं, इस पे बहुत ध्यान देना है कि कहते हैं कैपेसिटी एडिशन जो है वो जो है वो मतलब वो कितनी स्पीड पे हो सकती है, वो हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो हाँ, ये इस चीज पे हमें ध्यान देना है। अब स्टार्ट करते हैं। अब ये तो हो गया, हमने बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लिया, हमने थोड़ा वो डिस्कस कर लिया कि पीपीटी बिजनेस लाइक नंबर्स डिस्कस कर लिए और पीपीटी हाइलाइट्स डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे किसको? अब हम कौन कौन अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। तो इनका टारगेट है 25% एक्सपोर्ट्स का इन फिस्कल ईयर इन 2026। तो 25% रेवेन्यू इनका 2026 में आना चाहिए। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, 3 जगह को टारगेट कर रहे हैं। स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर, अगेन जो इनकी एक्सपर्टीज है, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर या कस्टमाइज जो एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मर, बेसिकली कस्टमाइज एप्लीकेशन के लिए इनको जो ट्रांसफॉर्मर बनाना है उनमें इनकी स्पेशलिटी है। ये उस पर फोकस कर रहे हैं इस चीज के लिए। फिस्कल ईयर 24 में ये जो अभी टारगेट कर रहे हैं 25%, 25% लेके जाने का इन फिस्कल ईयर 26, जबकि फिस्कल ईयर 24 में ये फिगर सिर्फ 10% था। तो आउट ऑफ ऑल द रेवेन्यू 10% आ रहा था, अभी वो 25% करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस साल फिस्कल ईयर 25 में 10% से ज्यादा होगा। ऑल्दो ऑर्डर बुक में सिर्फ 10% है, बट इससे ज्यादा होगा। इन्होंने बोला है कि एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज फुली बुक्ड। इस बात को याद रखना। इफ यू कैन डिलीवर ऑर्डर्स अर्ली देन यू कैन इवन चार्ज मोर। इतना भी चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हम आपको ज्यादा पे कर देंगे, आप बस ऑर्डर डिलीवर करो, ठीक है। अब ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं। सबसे पहला टैंक्स जो आपका ट्रांसफॉर्मर को जो एनक्लोज करेगा, वो ये लैंड जो है ये दुशहरा तक ये ले लेंगे एंड दे बेसिकली यूज करेंगे एक रेडी टू फैब्रिकेट टेक्नोलॉजी इमीडिएट प्रोडक्शन स्टार्ट होने के लिए। तो रेडी टू फैब्रिकेट मतलब कि वो टेक्नोलॉजी जैसे ही आएगी वो इनको एनेबल कर देगी कि आप साथ ही साथ आपका टैंक्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर सको। इसके अलावा नंबर 2 सीआरजीओ हमने डिस्कस किया था। जो कोर है ऑफ ट्रांसफॉर्मर वो सीआरजीओ से बना होता है, ठीक है। they have acquired one of the best facilities in India। 25,000 टन की उसकी कैपेसिटी है सीआरजीओ स्टील की। इनकी यूजेज 18-19,000 ही है। जो बचा होगा 7-8 हजार या सॉरी 6-7 हजार, उसको ये क्या करेंगे, उसको ये जो 6-7,000 टन जो ये बचेगा बनाएंगे पूरा, उसको आगे बेच देंगे, क्योंकि अगेन ये वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज है आउट देयर इन इंडिया, और ये उसको आगे बेचेंगे रेवेन्यू के लिए, ठीक है। क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है इसलिए। तीसरा है बुशिंग्स, जो हमने डिस्कस किया था कि आपने ट्रांसफॉर्मर में सब मैजिक तो अपना कर दिया, आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया, बट आपको उसको आगे भी तो भेजना है। अब आगे भेजने के लिए आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मर को टू दी आउटर सर्किट। उसको करने के लिए आपके बुशिंग्स यूज होते हैं। तो इसमें 2-3 टाइप्स होते हैं सॉरी, ऑयल इम्प्रेग्नेटेड बुशेस, इसके अलावा रेसन इम्प्रेग्नेटेड बुशेस और इपॉक्सी बुशेस, ठीक है। तो ये जो है ऑयल इम्प्रेग्नेटेड बुशेस को ऑलरेडी कर रहे हैं। जो बाकी दोनों रेजिन और इपॉक्सी वाले बुशेस हैं इनके लिए ये पार्टनर कर रहे हैं अप विद क्या कहते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेक ट्रांसफर के लिए, जो बहुत देर के लिए मतलब इनका मैन्युफैक्चर किया, लाइक डेकेड्स, आई थिंक 7-10 years ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनके साथ शायद ये टाई अप कर रहे हैं फॉर दिस टेक्नोलॉजी। इन्होंने कोई भी डेडलाइन नहीं दी है कि डेट फ्री कब होंगे, और ये भी पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अगर आप कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हो और जैसे इनकी बुक्स की हालत रहती है कि आपने मतलब 1000 करोड़ आपने रेवेन्यू दिखा दिया, बट आपके पास आया तो है नहीं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिलीज नहीं किया, आपके रिसीवेबल्स आए हैं, बट एट द सेम टाइम आपने बेसिकली 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू किया उसके लिए आपने रॉ मटेरियल में पैसे लगाए होंगे बहुत ज्यादा, आपने अपने लेबर को बहुत पैसा दिया होगा, बट वो पैसा जो है वो आपको उन्हें रीपे करना है, आपने अपने सप्लायर को पे करना है, आपने अपने वर्कर्स को पे करना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरने हैं, लेकिन वो पैसा तो अभी आया ही नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने पास ही नहीं किया। तो इसके कारण क्या है कि इनको शॉर्ट टर्म लोन लेने पड़ेंगे। अब केपेक्स भी इनको करना है ऊपर से, क्योंकि ऑब्वियसली इनको कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन भी लेंगे, लेकिन पैसा जो है वो आपके कोर बिजनेस है तो बन नहीं रहा है, वो इवेंचुअली थोड़ी देर बाद आके बन रहा है, राइट।
तो इस केस में क्या है कि लेट्स से अगर कोई ऐसा केस हो जाए कि गवर्नमेंट कह दे कि नहीं यार हम आपको पैसे नहीं दे रहे, आपका जो प्रोडक्ट है वो पास नहीं हुआ, या कुछ ऐसा सीन हो जाए, तो वो एक रिस्क रहता है यहाँ पे, ऑल्दो वो रिस्क बहुत कम है यहाँ पे, बट वो रिस्क रहता है, ठीक है। तो हमें ये जो डेट है इनके लिए लेना जरूरी है अभी केपेक्स के लिए, एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी इनको वेजेस वगैरह पे करनी है, बट अगेन आपकी पेमेंट तो टाइम पे नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये जो भी डेट है ये रहेगा इनकी बैलेंस शीट में, इन्होंने बोला है 2 years तक, जब तक बेसिकली ये 10% पैट मार्जिन नहीं रीच कर जाते। अभी इनका पैट मार्जिन इस क्वार्टर में 9.7 आया था, बट जब तक ये 10% पैट मार्जिन रीच नहीं कर जाते तब तक ये नहीं रुकेंगे, ठीक है। टारगेट जो है, इन्होंने जो टारगेट्स दिए थे राइट, कि हम $1 बिलियन का रेवेन्यू करेंगे, या हमने जो नई कैपेसिटी है हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, एंड सो ऑन। ये जो टारगेट्स हैं ये जल्दी भी अचीव हो सकते हैं अगर ये यूटिलाइज अच्छे से कर लें अपनी न्यू कैपेसिटीज। दे डोंट सी एनी इशू ऑफ ओवर कैपेसिटी फॉर द नेक्स्ट 2-3 years। मतलब ऐसा है कि ऑर्डर्स तो बहुत हैं बट बहुत ज्यादा लोग कैपेसिटीज भी ऐड कर रहे हैं। तो एक ने क्वेश्चन पूछ लिया एनालिस्ट ने कि यार इतनी कैपेसिटीज ऐड हो रही है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा फ्यूचर में जाके कि कैपेसिटी ज्यादा हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगी, फिर तो उल्टा मतलब बेसिक क्या कहते हैं जो स्पेस है उसके लिए बुरा हो जाएगा, राइट। तो उन्होंने बोला 2-3 साल तक ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इनको खुद को 9 months मतलब लगेंगे 15,000 MBA डालने के लिए, दे आर वेरी सीजन, दे आर वेरी प्रोफिशिएंट इस स्पेस में, राइट। उनको 9 महीने लग रहे हैं, तो जो बाकी अगर कोई नई कंपनी आती है वो तो लगाने का मतलब उसको बहुत ही टाइम लगेगा, फिर उसको अप्रूवल्स ये सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। तो इसके कारण जो है आपको दिखेगा कि काफी टाइम बाद जो है क्या कहते हैं वो केपेक्स कर पाएंगे। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि अभी जो 40,000 MBA कैपेसिटी फुली बुक्ड, 15,000 MBA जो कैपेसिटी है ऐड करने वाले हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी ऑर्डर विजिबिलिटी है, और ऐड करने में टाइम कितना लगा, 9 महीने। अगली कैपेसिटी ऐड करनी है तो भी इतना ही टाइम लगेगा। दिस इज फॉर अ सीजन प्लेयर जिनको इन्स एंड आउट ऑफ इंडस्ट्री पता है। अब कोई नई ट्रांसफॉर्मर कंपनीज हैं कुछ है, उनके लिए और भी मुश्किल होगा। बेसिकली ये जो टाइम फ्रेम है 9 महीने का, ये इससे ज्यादा रहेगा। तो कैपेसिटी ऐड करने में ही इतना टाइम लग रहा है, तो ओवर सप्लाई का इशू नहीं है, ठीक है। कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है अगेन वो इट टेक्स टाइम। 15,000 MBA के लिए 15,000 MBA के लिए 8-9 months लगे, तो 40K MBA प्लस 15K MBA ये टारगेट कर रहे हैं 100% यूटिलाइजेशन बाय Q3 of 26। तो एक साल बाद एग्जैक्टली ये कह रहे हैं जो हमने कैपेसिटी ऐड करेंगे जैन में वो पूरी यूटिलाइज भी हो जाएगी, ठीक है। एबिटा मार्जिन जो है वो जो Q4 में इनके रहे थे पिछले साल के वैसे ही रहेंगे, इन्होंने बोला। आई थिंक वो सिमिलर ही मार्जिन से जैसे हमने इस बार भी डिस्कस किए। फिजिकल ईयर 24 में इन्होंने 1300 करोड़ किया था। फिजिकल ईयर 25 में इनका टारगेट है 2000 करोड़ करने का। फिजिकल ईयर 26 में इन्होंने बोला है 3500 करोड़ करेंगे, एंड फिजिकल ईयर 28 के एंड में इन्होंने बोला है, लाइक इन्होंने कितना बोला था, नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स इन्होंने बोला था 8300 करोड़ के आसपास करेंगे। तो नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स मतलब आपका मतलब फिजिकल ईयर 26, 27 और 28 में जाके ही इतना करेंगे, ठीक है। तो काफी ही अच्छी मतलब मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दी हुई है, एंड क्या कहते हैं आप एग्जीक्यूशन भी उनकी तरफ से देख रहे हो। टारगेट्स भी हैं इन्होंने काफी अच्छे दिए हुए हैं। दे डोंट सी एनी रिस्क फॉर द नेक्स्ट 5-6-7 years। और कंपनी जो है वो बेसिकली प्रोफिशिएंट है, एक्सपर्टीज है उनकी इस फील्ड में। इसके अलावा मार्जिन्स जो हैं वो डिपेंड करेंगे ऑर्डर बुक कॉम्पोजिशन पे। इन्होंने बोला हायर कॉम्प्लेक्सिटी या हायर वोल्टेज जो ट्रांसफॉर्मर्स है दैट मीन्स ज्यादा मार्जिन्स। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गए, ये एंटिसिपेट कर रहे थे पहले आएगा बट वो डिले हो गए हैं। इन्होंने एक बार बोला था, इन्होंने इसमें ये भी बोला था कि लेट्स से एक नई कंपनी आती है, वो ये इनकी स्पेशलिटी क्या है, कस्टम बेसिकली कस्टम एप्लीकेशन के लिए आपको ट्रांसफार्मर बनाने हैं, ठीक है। लेट्स से कंपनियां इन्होंने बोला यार हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ये कंडीशंस, आप ट्रांसफार्मर डिजाइन करो। तो ये ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं, उसको अप्रूवल लेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, दूसरा अप्रूवल लेंगे कंपनी से, एंड फाइनली उसके बाद मैन्युफैक्चर करने लगेंगे। अभी इनके पास इतने ऑर्डर्स हैं कि इनकी डेवलप भी बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर्स कर रहे हैं, डिजाइन भी बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या है कि अभी के लिए जो इनकी एग्जीक्यूशन स्पीड है वो कम है, क्योंकि आपको अप्रूवल्स लेने हैं, राइट, आपको डिजाइन करना है। अब क्या हुआ कि आफ्टर गेटिंग दोज अप्रूवल्स, आफ्टर वो जो डिजाइन प्रोसेस खत्म हो गया, अब इट्स ऑल अबाउट कॉपी पेस्टिंग। मतलब इट साउंड्स वेरी, मैंने बहुत ही ऐसे सिंपलिस्टिक इसको साउंड कराया है, बिल्कुल वैसा नहीं है, बट द पॉइंट इज आपको पहले 3-4 प्रोसेस और थे बीच में जो करने थे, अब आपको वो नहीं करना है, आपको धड़ाधड़ उसको मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि जो ऑर्डर्स हैं अब वो OEM लाइक ऑर्डर्स हो जाएंगे, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर फ्रॉम ODM। बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट।
तो ओडीएम क्या होता है, अगेन वो जैसे वो आके कोई कंपनी बोले, वोल्टास आके पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को बोले कि यार देखो आप हमारे लिए कोई एसी जो है वो डिजाइन करो, राइट, हमें ये कंडीशन के लिए चाहिए, वो 15 डिग्री तक कूल कर दे एंड सो ऑन। तो ये उनकी कंडीशन है, लेट्स से। तो उन्होंने ये कंडीशन रखी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वाले जाएंगे, वो डिजाइन करेंगे, फाइनली अप्रूवल लेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे। दूसरा सेटअप क्या है, वोल्टास आए, कह रहे यार हमारा ये एसी है, हमें ये मैन्युफैक्चर कराना है आपसे, तो वो ओईएम है। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं टैरल वाले कि पहले ऑर्डर जो ओडीएम वाले आते हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं ओईएम में, और इनका एग्जीक्यूशन पीरियड इस कारण कम हो जाता है। तो अब आप देखोगे कि हम फास्टर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट वाइज अगर आप देखोगे तो कैपेसिटी सेम ही रही, बट यूनिट वाइज जो हम प्रोडक्शन है वो ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। डेटर डेज जो है वो ये नीचे आ जाएंगे 90 तक। हमने बात की कि डेटर डेज क्यों हाई होते हैं, बट ये 90 तक आ जाएंगे नीचे इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, तो क्योंकि डिमांड ज्यादा है, अंडरस्टैंडेबल है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक एक्विजिशन जो एक्वायर ये कर रहे हैं, इट माइट ऐड 700 to 800 करोड़, ये एडवांस स्टेजेस में है इन्फॉर्मेशन। कपल ऑफ मंथ्स जो है इन्होंने बोला था कि इसमें इंटीमेशन आएगी। दे कैन ओवर अचीव द गाइडेंस एज वेल, क्योंकि अगर ये ऐड हो गया, अगर आपने फैसिलिटीज को अच्छे से यूज कर दिया, तो आपका जो 2000 करोड़ का जो गाइडेंस है, क्योंकि आप 800 करोड़ तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो ये जो 700 आपका दो चीजें यहाँ पे ऐड हो रही है। आपने 800 करोड़ कर दिया है, आपने टारगेट 2000 करोड़ का दिया, तो आपको 1200 करोड़ अभी करना है। 1200 करोड़ में आप क्या कह रहे हो कि आपका एक जो क्वार्टर है, जैन फेब मार्च, उसमें एक्स्ट्रा कैपेसिटी भी आपके पास मिलेगी। अभी कैपेसिटी 80-90% ऑलरेडी आप यूटिलाइज कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स होते हैं उसमें इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप ऑलरेडी इतनी यूटिलाइज आप कर रहे हो, मतलब 82, उसके ऊपर से आप और ऐड कर रहे हो, तो आप ज्यादा रेवेन्यू कमा सकते हो, पहला। दूसरा एरिया क्या है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, वो 700 to 800 करोड़ एक पूरे साल में इनके टॉप लाइन में ऐड करेगा, ठीक है। तो अगर वो भी एक्विजिशन अच्छे से चले जाता है, तो क्या होगा कि आपके पास जो पैसा है, रेवेन्यू है, वो ज्यादा आ जाएगा एक्स्ट्रा कैपेसिटी से, इनऑर्गेनिक से। तो आप 2000 करोड़ को बीट भी कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे वो H2 इज इक्वल टू 1.5 से लेके 2 into H1 वाला इक्वेशन आ जाता है कि H1 में 800 करोड़ और एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, 1200 करोड़ करने का अगले H2 में एटलीस्ट इतना कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा वाई आई एम सेइंग कि 1.5 या 2 टाइम्स वो रेवेन्यू या पैट या कुछ भी आप देखो वो होता है इनके लिए, ठीक है। कपल ऑफ हाँ, तो ओवर अचीव कर सकते हैं गाइडेंस, एंड दे लाइक टू अंडर प्रॉमिस एंड डिलीवर मोर। ग्रेट जो मैनेजमेंट्स हैं उनका ये एक ट्रेट होता ही है। मतलब अगेन नॉट सेइंग कि अगर कोई मैनेजमेंट कह रही है 50% ग्रोथ गाइडेंस और वो 50% करे भी तो वो ग्रेट नहीं है, बट हाँ ऐसे बहुत मैनेजमेंट करती है कि वो कंजर्वेटिव साइड पे एस्टिमेशन देती है, बिकॉज दे डोंट वांट कि आप वो गाइडेंस सुन के आप बहुत ज्यादा पैसे डाल दो स्टॉक में और फिर उसके बाद पता चले कि यार इतना तो ये कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत ही मतलब ओवर अचीवेबल सा टारगेट इन्होंने बता दिया, ठीक है। CFO लाइक कैश फ्लो ऑपरेशंस पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक अच्छी न्यूज है। क्यों? क्योंकि जब ये कैश फ्लो पॉजिटिव आपके ऑपरेशंस हो जाएंगे, तब आप जो लोन है, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी आपका वर्किंग कैपिटल है, आपको जो केपेक्स प्लान करना है, वो वहां से ले सकते हो। ऑब्वियसली अभी स्टार्टिंग में CFO पॉजिटिव हुआ है तो सारा यहाँ से नहीं सोर्स कर सकते, बट आप कर सकते हो इवेंचुअली, ठीक है। तो ये था कंपनी के बारे में, पूरी स्पेस के बारे में। काफी लंबी वीडियो हो गई मुझे लग रहा है, बट हाँ इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। कोई भी डाउट्स हैं अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो है, कुछ चीजें हैं जो इधर उधर हो सकती हैं, बट हाँ काफी अच्छी स्पेस है। स्पेस में, ट्रांसफॉर्मर स्पेस में बहुत अच्छा बूम है, रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। देखना क्या है, ऐसी कंपनी जो अपनी कैपेसिटी या तो उनकी बची हुई है या वो ऐड क्विकली कर सकते हैं और अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, ये अपने को चेक करना है। और हाँ बस बेसिकली हमें ये चेक करना है। और हमने और क्या सीखा कि जो डिमांड है, जो मार्जिन है बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, वो हाई वोल्टेज वाली ट्रांसफॉर्मर्स के लिए ज्यादा है। तो दैट्स ऑल, लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैकिंग देम इन नेक्स्ट क्वार्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कंपनीज लाइक सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर इक्विपमेंट्स, शिल्चर आती है यहाँ पे, डैनिश पावर इक्विपमेंट्स, वोल्टास, इंडोटेक, ये सारी कंपनीज हैं, ये बहुत सारी कंपनीज अब वीडियोस आती रहेंगी इस पे। थैंक यू।